अस्सलामुअलैकुम, क्या हालचाल बच्चों। बढ़िया है एकदम। आज एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का चल रहा था, तो आज हम बात करने वाले हैं करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू अ यूनिफॉर्म। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कि उसके ऊपर फोर्स कैसे लगती है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर्स को पढ़ेंगे, अच्छे से कंसेप्ट अपने बनाएंगे, फिर हम इसके रिलेटेड कोई आसान से, मतलब आसान से ये होते हैं, कोई का एमसीक्यूज भी कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो आज का हमारा मुद्दा है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, फोर्स आना, फोर्स आना करंट कैरिंग, फोर्स आना करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर। ठीक है, दोनों लफ्ज ठीक है। वायर भी कह सकते हो, कंडक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, फोर्स आना करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर कहाँ पे, इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का साइन क्या होता है, डी होता है, इसलिए मैंने ये लिख लिया। अब होता क्या है आमतौर पर, देखिए आमतौर पर हमने ये बिहेवियर देखा, अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल हो, सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे, हेडिंग भी दे दें आप। सबसे पहले चीज़ क्या समझेंगे, फोर्स आना चार्ज को समझेंगे कि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हो तो तब क्या फोर्स लगती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिएगा, अगर किसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बिलफर्ज, जैसे यानी कि कोई करंट कैरिंग वायर हो, तो हमें पता होता है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पहले वाले लेक्चर में हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा है तो हमें पता था यहाँ पे कोई चार्ज अगर रेस्ट में हो, चार्ज रेस्ट में हो तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट आपको। ठीक है, फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता जहाँ पे, कौन सी फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता, इसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगी अगर चार्ज रेस्ट में है। यही अगर आपके पास वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से हम इसी चार्ज को, क्यू को मूव करवाते हैं किसी वेलोसिटी से, वी से, तो ये क्या हो जाता था, ये डिफ्लेक्ट हो जाता था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो मतलब डिफ्लेक्शन शो इसलिए कर रहा था क्योंकि उस इधर मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी फील्ड थी जो रेस्ट चार्ज को कुछ नहीं कहती थी, कुछ नहीं बोलती थी, बोलती तो नहीं ले कहती थी, मतलब इसके ऊपर कोई असर नहीं डालती थी। रेस्ट चार्ज को कौन से चार्ज पे असर डालती थी, जो चार्ज मूव करे, यानी जिसकी कोई वेलोसिटी हो। तो यानी कि ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स बनती है जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स बनती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बनती है वो मैग्नेटिक फोर्स है। वो कब कब लगती होती है, इसकी कंडीशंस को देखेंगे। देखिए, वो तब लगेगी जब सबसे पहले चीज़, जो चार्ज मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड करेगी वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। फिर बात करें तो जो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो बात डिपेंड करेगी वो चार्ज कितनी स्पीड से जा रहा है या कितनी वेलोसिटी से उस वायर के पास में से गुजर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर रहा है। यूँ कहना कि मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में से कितनी स्पीड से जो चार्ज है वो कितना मूव कर रहा है, तो उसी को कहेंगे कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ वेलोसिटी पे चार्ज की। उसके अलावा और किस चीज़ पे डिपेंड कर सकते हैं, देखो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी वो इतना ज़्यादा मतलब फोर्स लगेगी उसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स। तीसरी चीज़ जो है वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पे। इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का ये फार्मूला बनता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, क्यू वी क्रॉस बी। अब वी क्रॉस वी क्या है, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है बिटवीन किसके बीच में, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स एक वेक्टर है। तो वो कैसे आती है, जो आपके पास Q चार्ज और V क्रॉस B, इन दोनों चार्जेस का क्या होता है, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और इनके बीच में एंगल जब 90 का होगा तब मैक्सिमम फोर्स लगेगी। या इसको, ये तो वेक्टर फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। इसको स्केलर फॉर्म में अगर लिखें तो ये आएगा क्यू वी बी साइन थीटा।
ये साइन थीटा लिख दे या वी क्रॉस बी लिख दे, दोनों चीजें एक है। देखो वी क्रॉस बी लिखोगे, साइन थीटा नहीं लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे ये नहीं लिखोगे। अब ये साइन थीटा इनके बीच का एंगल होता है, किनके बीच में, वायर और इसके बीच का, वेलोसिटी के बीच का। वायर के जो डिस्टेंस आर है, वायर से लेके जिस पॉइंट पे मूव कर रहा है चार्ज वहां तक का डिस्टेंस, और इनके बीच में अगर एंगल 90 का रहता है, यानी कि साइन 90 होता है, तो तब मैक्सिमम फोर्स भी लगती है यहाँ पे। अगर मैं पुट करूँ साइन 90, तो क्यू वी बी साइन 90, तो ये इक्वल हो जाएगा, ये मैक्सिमम फोर्स होगी किसी भी चार्ज के ऊपर क्यू वी बी के बराबर। उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। लेक्चर भी चल रहा है, तो ये आपके पास किसी एक चार्ज की बात हो रही है। अब हम देखते हैं अगर किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, अब जिस जिस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है ऑलरेडी, मतलब उसका क्या मतलब होता है, उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, कंडक्टर के इनसाइड चार्ज मौजूद होते हैं, वही चार्ज ही तो फ्लो कर रहे होते हैं। तो अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर में से, तो मतलब उसी ऐसा कंडक्टर हम रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में जिसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है तो चार्जेस मौजूद होंगे। हम उसी चार्ज वाले कंडक्टर को, हम उसी ऐसा कंडक्टर जिसमें चार्ज मोशन कर रहे हैं, उसी कंडक्टर को हमने देखो मोशन कर रहे हैं तो फोर्स तो लगेगी। अब मोशन कर रहे हो ऐसा कंडक्टर, यानी कि जिसमें से करंट पास कर रहे हैं, मीन्स हम कह सकते हैं जिसमें से चार्जेस मूव कर रहे हैं, ऐसे कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो हमें तो पता है चार्ज के ऊपर तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, तो अब हम उस कंडक्टर को भी रखेंगे तो कंडक्टर के ऊपर भी तो फोर्स लगेगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं। तो कंडक्टर कैसा कंडक्टर है, क्योंकि जिसमें से करंट पास करे, और करंट होगा तो चार्ज भी मूव करेंगे। तो अब हम उसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, और कैसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले मैंने एक आप लोगों का एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप किया है कि एक चार्ज पे लग सकती है, तो बहुत सारे चार्जेस को भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तब भी तो फोर्स लगेगी। ऑलरेडी आप अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि आप बहुत सारे चार्जेस को रख रहे हो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं, तो तभी तो उनके ऊपर फोर्स लगेगी। तो चलते हैं इस चीज की तरफ कि अगर हम किसको रख रहे हैं, किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो क्या फोर्स लगेगी। मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से, आपको पता है। अब हम पुट कर रहे हैं किसी कंडक्टर को किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, आए बनाते हैं, तो बनाओ बनाओ बनाओ। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे कोई कंडक्टर रख के, अब ये इस साइन का क्या मतलब होता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ है। इस बात को आप देखो भी वाकिफ है। अब यहाँ पे हम किसी कंडक्टर को रखते हैं, ठीक है, रख दे सर, क्या जाता है। अब अगर इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन है, या कह लें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देखो हमने पढ़ा है वायर के केस में, अगर बैटरी लगी हो तो यहाँ से अगर पिछले चैप्टर में अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं। लेकिन पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं, ई प्लस जो होता है, वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो करता है। ई प्लस जो है, ई प्लस फ्लो किस डायरेक्शन में करता है, इन डायरेक्शन ऑफ, यानी प्रोटॉन करंट। ई माइनस अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करते हैं। ई प्लस, ई माइनस करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, और ई प्लस करंट की डायरेक्शन की, तो करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेंगे ई प्लस, ठीक है। अब कंडक्टर को ऐसे रखें, अब करंट ऐसे जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है करंट। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे रूल का, जिसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड पाम रूल। ये सबसे आसान रूल है, इसको यूज करेंगे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल को भी कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड पाम रूल को करेंगे। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, प्लेस योर फिंगर, क्या कहता है, प्लेस करो अपनी फिंगर्स को, फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर्स को रखनी है, इस तरह।
और सेकंड क्या कहता है, पॉइंट योर थंब, पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, या कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस चार्ज, या यूं कहते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में करेंगे, या पॉजिटिव चार्ज के मोशन के, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज अपोजिट होता है करंट की डायरेक्शन के, नहीं करंट की डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो हम करंट की डायरेक्शन में भी अपने थंब को पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन में ही करते हैं क्योंकि करंट स्केलर है, तो इसलिए हम नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि लेंथ एलिमेंट के डायरेक्शन, लेंथ एलिमेंट जो लेंथ है कंडक्टर की उसके डायरेक्शन में हम थंब को पॉइंट कर रहे हैं, या ये कह लें या पॉजिटिव चार्जेस के मोशन में कर रहे हैं, ये बात भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। तो देखिए हम अब करते हैं, प्लेस करना अपने फिंगर्स को, अब इनवर्ड है, देखिए इनवर्ड है तो ऐसे रखूंगा, इनवर्ड मैंने क्या रखी, फिंगर्स को। अब थंब जो है इस तरफ आएगा क्योंकि इस तरफ कंडक्टर है, मान लीजिए मार्कर जो है यही कंडक्टर है आपके पास, तो इस तरफ थंब रखा तो ये पाम ये देगा आपको डायरेक्शन देगा, इसलिए राइट हैंड पाम रूल करते हैं, ये डायरेक्शन आपको देगा। अब फिंगर्स अंदर है, जो करंट इस तरफ है या चार्ज इस तरफ मोशन कर रहे हैं तो चार्ज की जगह मोशन इस तरफ होगा और फिंगर्स इस तरह, तो ये थंब है, पाम है, ये क्या देगा आपको, ये डायरेक्शन दे देगा किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की, तो ये डायरेक्शन अपवर्ड दे रहा है, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो किससे लग रही है, अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स। लाजमी नहीं है, करंट की डायरेक्शन चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करो तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी। तो ये मतलब समझाने के मतलब फोर्स लगती होती है कंडक्टर को। तो अब हम किसी का ऐसी कंडक्टर को किसी फील्ड के अंदर रखते हैं तो तब आपको सही से क्लियर होगा। यार बने रहे हमारे साथ, यहाँ से लीव करके नहीं जाना, अच्छा अच्छे से कंसेप्ट बनेगा आपका, मैं ये गारंटी दिलाता हूँ आपको। तो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, इसी चीज के ऊपर, किसके ऊपर, इसी चीज। अब इसी चार्ज को हम रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड, इसी कंडक्टर को रखते हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब हमारा का जो कंसेप्ट है वो बन गया अच्छे से, उम्मीद करते हैं। तो अब हम रख रहे हैं उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, रख दिया। अब कंडक्टर को मैंने रखा कुछ इस तरह, हाँ किसी एंगल पे रखेंगे ना, रख सकते हैं हम। ये एक एलिमेंटल लेंथ देते हैं, एलिमेंटल रीजन। हम ऐसा, ये जो कंडक्टर है ये एलिमेंटल रीजन है, एलिमेंटल रीजन ऑफ कंडक्टर, पूरा कंडक्टर नहीं लिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा टुकड़ा लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, एल है, या यूं कह रहे डी एल है, क्या एल है, डी एल है, कुछ छोटा बट डिफरेंशियल लेंथ, बहुत थोड़ी सी लेंथ हमने ली, ऐसा कंडक्टर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हमें पता है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगी। मान ले इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई, अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में प्लस ई इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, और माइनस ई की वैल्यू का इस डायरेक्शन में मोशन होगा। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस, बहुत बहुत, ये सारे चार्जेस में कुछ बनाता हूँ, बहुत सारों को नहीं बना सकता। ये सारे इस डायरेक्शन में, प्लस वालों को देखूंगा वो सारे उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया, और जो थंब है इसको मैंने चार्जेस के मोशन में डायरेक्शन में पुट किया, तो फोर्स इनवर्ड लग रही है। ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो इनवर्ड है। तो ये कैसी है, इनवर्ड फोर्स लग रही है। बिल्कुल मानते हैं सब, आपकी बात को मानते हैं, मानोगे भी नहीं तो क्या करोगे, कंसेप्ट मिल रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। आपके केमिस्ट्रीज जी चीज़ें सारी यहीं से क्लियर होने वाली भाई, अगर आप हमारे साथ लेक्चर देखते हैं। तो हमें पता है यहाँ इन सभी चार्जेस की वजह से, एक चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फोर्स, वो होती है क्यू वी बी। अब वी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, हमने क्यू वी बी साइन थीटा होता है, लेकिन उस चीज़ को नहीं लिखे हम सिर्फ फार्मूले को, ये एक उसकी वजह से ये फोर्स लगती है। या इसको यूँ लिखें, Q इंटू वी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख लें। अब V क्या है, Q की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे Q किसके इक्वल होगा, E प्लस के, यानी कि E के, और V किसके इक्वल होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करें तो
कंडक्टर के अंदर हम अंदर की कहानी देख रहे हैं, तो अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी यहाँ जो कंडक्टर है ये ऐसे आम वेलोसिटी से नहीं जा रहे होंगे, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे होंगे, इसलिए हमने वी डी का है। हमें पता है रिलेशन जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में होता है, रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ। उसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू वी ना, वी डी ई एन ए, ये फार्मूला होता है करंट और ड्रिफ्ट के बीच में। तो अभी तक हमने क्या किया, इस फार्मूले को क्या नाम दिया, एफ एम में क्या लिख दिया, ई लिख दिया और वी की जगह वी डी लिख दिया और बी लिख दिया, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में साइन थीटा और आता है, तो हमें यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, तो उस पर हम अभी कंसर्न नहीं है हमारा। ठीक है, बाद में लिख भी देंगे। तो यहाँ भी लिख भी दो यार, क्रॉस प्रोडक्ट लिख दो, कोई बात नहीं, लिख दिया। समझ आई कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट तो मतलब इनके बीच में एंगल है, तो एंगल बन भी रहा है यहाँ पे, देखे थीटा। अब किसी एंगल पे हमने इसको प्लेस किया। अब मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, इस चीज सब चीज़ों के ऊपर बात होने वाली, कंडक्टर के ऊपर खासतौर पर। तो ये आपके पास एमसीक्यूज भी इस तरह आते हैं कि कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कब लगती है, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी आपकी। तो अब यहाँ पे हमें पता है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, खाली एक चार्ज तो मौजूद नहीं होता, पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा, इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम में। तो हम लिख सकते हैं जो वॉल्यूम है, देखिए अगर इस तरह हो, मैं यहाँ पहले बताऊँ, अगर वॉल्यूम 1 है, 1 वॉल्यूम है, तो उसमें कितने होंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या n इलेक्ट्रॉन तो उधर लिख दिया ना, n इलेक्ट्रॉन n होंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस मौजूद होंगे। जहाँ पे अगर चार्ज ले, एक साइड में E प्लस ले, एक साइड में वॉल्यूम ले सकते हैं। अगर वॉल्यूम 1 है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन, अगर 1 वॉल्यूम है ना वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है, तो उसमें n नंबर ऑफ चार्जेस ऊपर रखे हुए, ऊपर लिखे हुए। अगर 2 वॉल्यूम है उसमें आपके पास 2 गुना वॉल्यूम है, तो उसमें 2n नंबर ऑफ वॉल्यूम हो, 2 गुना वॉल्यूम है तो उसमें 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वॉल्यूम जो है 3 है उसमें 3n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 वॉल्यूम होने के मतलब पहले वॉल्यूम से 3 गुना है, तो 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इसी तरह करते कराते अगर हमारे पास वॉल्यूम ADL है, ADL का क्या मतलब है, A इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कंडक्टर का, DL क्या है, इस एलिमेंटल रीजन का जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है। एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करो तो वॉल्यूम आ जाता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करो तब भी वॉल्यूम आता है। तो ये चीज़ पता है, एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे ये वॉल्यूम आएगा। अगर ADL वॉल्यूम हो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ADL n इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो जहाँ पे हमारे पास पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, तो हम वॉल्यूम को देखेंगे, पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम को, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है। तो पूरे वॉल्यूम के लिए क्या होगा, ADL और n और इलेक्ट्रॉन्स आगे मौजूद है, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, VD, हम लिख सकते हैं VD क्रॉस B। यहाँ तक समझ आ रही कि यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात होगी। अब आपको पता है I इक्वल टू VDE क्या होता है आपके पास, I इक्वल टू VDE क्या होता है, ये आपके पास होता है करंट के इक्वल होता है। हमने ये देखा है ना करंट और इनके बीच में रिलेशन। तो हम लिखेंगे FM इक्वल टू, अब इस फार्मूले की तरह बनाऊंगा, VD को बाहर ले आए सर, E को बाहर लाए, N को बाद में लिखा, ये भी हो गया, E को भी लिखा, N को भी लिखा, A VDE DL और B रह गया, D को इधर लिखो और इसको क्रॉस करो DL के साथ, या DL साइन थीटा लिख दें, ये भी हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, DL साइन थीटा लिख दें, साइन 90 होता है, या DL लिख दो खाली, ठीक है, हो गया, समझ आई कि नहीं, DL लिख दें। अब ये जो फोर्स है एलिमेंटल रीजन की फोर्स है, इसमें कितनी फोर्स होगी, DF फोर्स लगेगी असल में, छोटे से रीजन में तो छोटी सी फोर्स, और डिफरेंशियल फोर्स लगेगी, बहुत कम ही फोर्स लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। हमें पता है अगर पूरी का मालूम करना है पूरे कंडक्टर का, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। पूरे कंडक्टर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना हो तो तब हम क्या करते हैं, डेरिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ इन साइड, इंटीग्रेट किया तो यहाँ से DF कट जाएगा, खाली F आएगा, FM यहाँ से VD भी बाहर आएगा, कांस्टेंट है, E भी बाहर आएगा, कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, V यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, तब ये होगा। अंदर क्या रहेगा, DL रहेगा, तो LD और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो सकते हैं,
ठीक है। एफ एम किसके इक्वल होगा यार, वी डी ई एन ए एल। अब वी डी ई एन ए किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो फार्मूला आया है एफ एम इक्वल टू वी डी ई एन ए बी एल, इसकी जगह आई लिखेंगे। एफ एम किसके इक्वल होगा, आई डी एल, और इनके बीच में लिखेंगे साइन थीटा। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट था इस वजह से, इनके बीच में था ना। तो हमने क्या किया, लेंथ एलिमेंट और इनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट था, साइन थीटा लिख दिया। अब यहाँ से देखें आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, ये फोर्स, ये फार्मूला है। इसको आपके बुक में दूसरी तरह डेरिवेट किया बनाया हुआ है। वो क्या है, वो ये है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की फोर्स ज़्यादा लगेगी। यार ये कोई बात है, अंदर की कहानी बताओ ना। चार्जेस पे फोर्स लगती है असल में। फिर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। फिर कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी जब करंट ज़्यादा पास करेगा। बाहर बाहर से बता दिए। तो इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, आई डी एल साइन थीटा आ गया, ये कहते हैं। तो ये कहानी बिल्कुल सुन नहीं करी यार, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही कहानी है, इसको देख ली, इसको ध्यान में रखें। तो ये मतलब एक है आसान चीज़ है, मतलब लगेगी आसान, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा, बट कंसेप्ट इसी में, ठीक है, इसी को तैयार करें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एफ डिवाइड बाई आई। उस मैंने कह रहा था ना, इसमें बताऊंगा, आई एल होगी। अब आई एल फोर्स कब लगेगी या साइन 90 होगा, ये आप खुद देख लें कैसे आसान है। एन न्यूटन, नीचे ए एम्पियर और मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये किसके इक्वल होता है, टेस्ला के। और टेस्ला किसके इक्वल होता है, जब आपके पास 1 मीटर लेंथ की वायर हो और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो ना, उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो और उस वायर पे कितनी फोर्स लग रही है, 1 न्यूटन की फोर्स लग रही हो, तब हम कहेंगे वो 1 टेस्ला के बराबर है। ये चीज़ बुक में देखो लिखी हुई है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम नहीं कराते, जो डिफरेंट चीज़ें हों, थोड़ी ट्रिकी चीज़ें हों, ऐसी चीज़ों पे फोकस करेंगे। ये चीज़ें आसान है, ठीक है, इसको देख लें। देखिए अब हम चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। हमारा मेन मुद्दा है एमसीक्यूज का, ठीक है। तो वो क्या है एमसीक्यूज, कहता है कि अगर दो वायर हों वो अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। दो वायर क्या हो, अट्रैक्ट करेंगे। दो वायर है जिनमें, अब वायर भी हो सकते हैं कंडक्टर भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दोनों से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो बताना है कि इनकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, या यूँ कह लें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। तो आपको ये बताना है क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इनसे राइट हैंड पावर रूल यूज करेंगे और बताएंगे डायरेक्शन क्या है सेंटर में। अगर सेंटर में अपोजिट डायरेक्शन आए तो अट्रैक्ट करेंगे, सेंटर में सेम डायरेक्शन आए रिपेल करेंगे। राइट हैंड पावर रूल, ये रूल लगेगा। हमने क्या करना होता है, फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रखो, या यूं कह लें चार्जेस की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, तो हम करंट की डायरेक्शन में निकाल दें, सेंटर में लाना है। तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और थंब पाम में डायरेक्शन देगा, बाहर की तरफ आ रहा है। तो बाहर की तरफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ सेंटर में आउटवर्ड है ये, इस वायर 1 की वजह से B1 होगा। B1 जो है वो वायर 1 की वजह से होता है। ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, इसकी वजह से आउटवर्ड हो गया। अब इसकी वजह से देखें तो करंट की डायरेक्शन में फिर से, अब ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना। तो सेंटर में देखना है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और ये पाम अंदर जा रही थी, इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है B2 की वजह से, दूसरी वायर की वजह से। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए मैंने करवाया कि दो पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइंस वायर हो, उनकी वजह से क्या होगी दरमियान में। अब दूसरा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते तो तब क्या होता। देखिए मतलब एक जो है ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, एक भी नीचे की तरफ करंट जा रहा है। अब देखते हैं, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते तो पता चल जाएगा आपको। अब देखें इसमें कैसे आ रहा है करंट, नीचे की तरफ आ रहा है। आप ऐसे रखेंगे करंट की डायरेक्शन में थंब को, इनवर्ड है कि नहीं है, इनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ इसकी वजह से कैसे है, इनवर्ड है ग्राफ, ठीक है।
अब इसी के भी देखें, इसमें क्या ऐसे जा रहा है, नहीं यार गलत हो गया, एक में अपवर्ड है एक में डाउनवर्ड है, इसमें ऐसे रखोगे ना, बाहर आ रहा है, बाहर देखिए करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, आउटवर्ड। अब यहाँ पे रखने के लिए क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन में थंब करोगे कि ऐसे, ऐसे नहीं रखना, सेंटर में देखना है तो ऐसे रखेंगे, यहाँ से देखें आउटवर्ड आ रहा है, इसकी वजह से आउटवर्ड आ रहा है, तो ये वायर 1 थी तो B1 आउटवर्ड, आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, क्रॉस से तो इनवर्ट को करते। अब यहाँ से देखना है तो फिर हम ऐसे रखेंगे, ये भी आउटवर्ड है, मतलब दोनों से आउटवर्ड आ रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरों को रिपेल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो इस तरह हमारा लेक्चर रहेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।